अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्प्रिंग 24 बोर्ड पे किया था, उसके बाद स्प्रिंग 20 होमवर्क दिया था और फिर कंटिन्यू शटडाउन का ही ऑटम 21 होमवर्क दिया था, तो वाइट लिमिटेड। और अगर किया है तो मेनली वैसा वैसा सही है। ये स्प्रिंग 24 से मिलता जुलता है काफी, बस इसमें डिस्काउंट वगैरह की अच्छी कैलकुलेशन है, लेबर ओवरहेड्स। तो अगर ये किया किसने है सवाल, ऑटम 21, ठीक, और बाकी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। हम्म 80% क्यों लिया हुआ है? क्योंकि कहा था ना कि 20% कम हो जाएगी। अच्छा, ये सवाल करना था तो मसले होने थे, मटेरियल की अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, नहीं करना था तो नहीं होने थे। अच्छा, ऐसे कौन से अच्छे बच्चे हैं जो जज्बा रखते हैं सवाल करने का, नेक बच्चे हैं, बस किसी मजबूरी की वजह से सवाल नहीं कर सके और वो कल करना चाहते हैं? ठीक, कल कर लेते हैं भाई डिस्कस। ऑटम 21 वाइट लिमिटेड कल कर लेता हूं डिस्कस। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बस खत्म। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, ये भी न्यूमेरिकल चैप्टर है और बुक में किस नंबर से है ये? है 11 के 12? 11। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लें, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कह लें। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल और करा के तो मैं ना फिर इसके बाद तकरीबन कोई 5-6 चैप्टर थ्योरी का कराऊंगा, फिर दोबारा न्यूमेरिकल, इस तरह से मिला के चलूंगा। हम लोग जो अब तक पढ़ रहे थे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, उसमें बिजनेस ने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना था, इन्वेस्ट करे या ना करे, ये सवाल था लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ये पिछला चैप्टर था कि बिजनेस ने प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना था तो करें या ना करें, ये उनको मशवरा देना था। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग थी। बिजनेस ने अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो बिजनेस के पास पैसा है तो इन्वेस्ट करना है ना, तो बिजनेस के पास पैसे हैं, फंड्स कह देता हूं मैं इनको। ये फंड्स बिजनेस ने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। बिजनेस या चलो कंपनी, इसके पास पैसा कहां से आया? देखें, एक होता है बिजनेस खुद गुड्स बेच के कमाता है, सेल्स करता है, प्रॉफिट कमाता है, वो ओवर अ पीरियड पैसे जमा हो जाते हैं, लेकिन वो बस इतने ही होते हैं कि बिजनेस अपने खर्चे पूरे करता रहे और कुछ प्रॉफिट्स रिटेन करता रहे। लेकिन जब भी कोई बड़ा खर्चा करना होगा, कोई नई फैक्ट्री सेटअप करनी होगी, तो उस काम के लिए फाइनेंस कहां से आएगा? FR 1 पढ़ चुके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस में फाइनेंस कहां से आएगा? दो लोग हैं जो फाइनेंस देते हैं, ओनर और लेंडर। तो बिजनेस के पास जो फाइनेंस आएगा, इसके सोर्सेज दो होते हैं।
एक होते हैं ओनर्स और एक होते हैं लेंडर्स। और ओनर्स तो लोग हो गए, इस पैसे को कहते हैं इक्विटी, और लेंडर्स तो लोग हैं, इस पैसे को कहते हैं डेट। तो बिजनेस के पास जो फाइनेंस पहुंचेगा उसके जो सोर्सेज हैं, या ओनर्स पैसा देंगे या लेंडर्स पैसा देंगे। लेंडर्स को अपना पैसा तो वापस चाहिए, उनको इस बिजनेस से बदले में क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो ये जो लेंडर्स हैं ये बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बदले में इनको इंटरेस्ट चाहिए। ये लोग ओनर बनके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और बदले में इनको डिविडेंड चाहिए और कैपिटल गेन भी चाहिए होता है। यानी जो शेयर होल्डर है उसको ओनर बनके डिविडेंड भी मिल रहा होता है और शेयर की वर्थ भी तो बढ़ रही होती है ना। अगर कल को बेचना चाहे तो शेयर महंगा हो जाएगा। तो ओनर्स पैसा इन्वेस्ट करके बदले में डिविडेंड और कैपिटल गेन चाहता है, और जो लेंडर है वो इंटरेस्ट चाहता है और अपना पैसा वापस नहीं चाहता। वो तो चाहता ही है, मैं बस बताना ये चाह रहा हूं कि ये पैसे के बदले, पैसा तो चाहिए लेकिन बदले में उसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए? इसको इंटरेस्ट और उसको डिविडेंड और कैपिटल गेन चाहिए। इस डिविडेंड और कैपिटल गेन को, ये इधर रश ज्यादा मच जाएगा तो मैं इधर अलग से लिख देता हूं। और इंटरेस्ट आप बेशक इसी में रश में चले ना, लेकिन मैंने इसको अलग लिख दिया, वहां ज्यादा गन मच जाएगा। ये जो डिविडेंड कैपिटल गेन है या इंटरेस्ट है, इसी चीज को, चलिए पहले एक और जुमला बोलता हूं। जब गुड्स बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन तो वो एक है, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को सेलर की आंख से देखें तो वो सेल्स है, और बायर की आंख से देखेंगे तो वो परचेज है, वही ट्रांजैक्शन। इसी तरह अगर कोई रेंट पे एसेट है तो जो रेंट दे रहा है वही चीज उस रेंट देने वाले के लिए रेंट एक्सपेंस है, और जिसको मिल रहा है। तो ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन है, अगर ओनर्स की आंख से देखेंगे तो ये कहलाता है रिटर्न, और कंपनी की आंख से देखेंगे यानी बिजनेस की आंख से देखेंगे तो ये कहलाती है कॉस्ट। और चलो इसी तरह लेंडर्स की आंख से देखेंगे तो इंटरेस्ट उनके लिए रिटर्न कहलाता है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, और बिजनेस की आंख से देखेंगे तो ये कॉस्ट है। तो अगर इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, तो हमने इस चैप्टर को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पढ़ने लगे हम कि बिजनेस को जो ओनर से फाइनेंस मिलेगा वो बिजनेस को इतना कॉस्ट करेगा, जो लेंडर से फाइनेंस मिलेगा वो बिजनेस को इतना कॉस्ट करेगा। ये है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, या इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ये है जी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आप ये इधर डायग्राम से चलो बना लें, लेकिन पता नहीं केमिस्ट्री है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो सब बताया है, आखिरी बात कि बिजनेस ये जो फाइनेंस इनसे ले रहा है और बदले में उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट देगा, तो ये बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कहलाता है। वो यही है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है। ये अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ये जो डिविडेंड, कैपिटल गेन और इंटरेस्ट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस को कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है, इसको कैलकुलेट करना सिखाना है। ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन।
अच्छा, अब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का एक टेस्ट और कर लें, जिसमें 2 ऑप्शन कंपेयर करना। और हाँ जी, देखें फिर कहाँ जिंदगी में मौका मिले ना मिले, रिजल्ट से पहले देते जाएं टेस्ट ज्यादा से ज्यादा। मंडे तो आज मंडे है यार, चलें थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ जी, लिखा। हम ना ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट करना सीखने लगे। उसके फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए, समझाऊंगा अभी। लेकिन उसमें एक सवाल ये बनना चाहिए, जो अभी तक खैर मेरे बोलने का इंतजार कर रहे होंगे, चुप करता था जरूर सवाल पूछते, नहीं पूछा तो मैं खुद ही बता देता हूं। जब हमने इनसे लोन लिया होगा तो क्या ये कहा होगा कि भाई पैसे दे दो, फिर देखेंगे जो मुनासिब लगा, जो में कहोगे कर लेंगे, है या रेट डिसाइड होगा? तो जब रेट डिसाइड होगा तो फिर मैं कैलकुलेशन किस बात की सिखाने लगा है? फिक्स रेट। भाई हमने इनसे कोई साल 2 साल हो गए डिबेंचर इशू करके पैसे लिए थे 20 साल के लिए, और उनसे तय कर लिया हुआ है कि हम आपको हर साल 15% दिया करेंगे, तय है। तो फिर भी हम कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे। कितने का पड़ रहा है, क्या मतलब? तो 15% पड़ रही है ना, किससे कंपैरिजन करेंगे? डिविडेंड के साथ? अरे नहीं भाई, वो अलग है, ये अलग है। हाँ जी, हाँ अच्छा भाई, जा रहे आपको नहीं आता तभी तो सिखा रहा हूं ना, कोई है ना चीज जो नई है जो सिखानी है क्या? हर साल सेम नहीं रहेगा। अरे इनसे हमने एग्रीमेंट किया है कि आप 20 साल के लिए हमें पैसे दें, हम आपको पर ईयर 15% दिया करेंगे, तो वो तो तय हो गया 15%। इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक जैसे, हाँ उसकी क्या कॉस्ट बनती है? 15%। तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 15%। हाँ तो फायदा तो यहां देखना था, वो देख लिया। कॉस्ट कितनी? भाई मैंने बता तो दिया कि नहीं आता आपको, फिर जी अच्छा चलिए बताएं। हाँ जी हाँ जी, दोबारा बोलिए, नहीं शुरू से। अच्छा नहीं नहीं बता आप लोगों को, मैं बताता हूं, मैं जो पढ़ाने लगा मैं वो है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने इनसे रेट बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम उसको नहीं कहने लगे। हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और बल्कि डिक्लेयर क्या किया, पॉलिसी बना ली, कसम खा लिया हर साल 10-10% डिविडेंड दिया करेंगे। फिर भी हम कुछ करने लगे हैं कैलकुलेट। ये जो कैलकुलेट करने लगे हैं ना, मैं आपको अभी शुरू में भी इसकी कहानी सुना रहा हूं, और मुझे अंदाजा है कि वो अभी आपको उतनी शायद पसंद नहीं आएगी। फिर मैं आपको फार्मूले लिख के दूंगा, फिर फार्मूलों को हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, जब इक्विटी, डेट, और बीच में एक जबरदस्ती की कैटेगरी बनाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर। वो मेनली डेट ही होता है, लेकिन टैक्स की वजह से उनको अलग बनाया जाता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। इनके फार्मूले भी कर लेंगे, सारे सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर से यह कहानी बताऊंगा जो भी बताने लगा, फिर शायद कुछ और पक्का हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं। नहीं बस अभी सुनाने लगा, इस हेडिंग में ही, हेडिंग देने के बाद सुनाने लगूं कहानी। है आसान है कि मुश्किल है? कैलकुलेशन आसान है, नहीं फार्मूले भी आसान से हैं, और पेपर में ये सवाल आपको, जितना मैं कॉन्सेप्ट कहानियां बता रहा हूँ वो आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन सवाल सॉल्व करना आसान है जी, वो पता नहीं।
ये नोटेड, चलें आगे। एक कहानी सुना रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग फार्मूलों में चलेंगे। 2-3 दफा रिपीट कर दूंगा कहानी, और फिर अगर उसके बाद आप इस कहानी को लिखना चाहें तो लिखिएगा। पहले बस मेरी बात सुन लें, 2-4 दफा रिपीट करूंगा। हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो ये 15% क्यों नहीं है, या ये 10% क्यों नहीं है। ये 15% उनसे तय हुआ था आज से 2 साल पहले। हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, हम करना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में और हमारी अभी की औकात में, वाह, अभी के हालात में और हमारी अभी की औकात में क्या रखा है मुलाकात में। चलो पढ़ते हैं साथ में। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में और हमारी अभी की औकात में अगर हम ये पैसा अब रेज करते तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, तो वो लोग पैसे देने पे राजी होते हैं। दोबारा हम लोग जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, जैसे मैं मिसाल डिबेंचर की दे रहा हूं, मैंने भी मिसाल दी थी कि 2 साल पहले हमने पैसे रेज किए थे 20 साल के लिए और 15% तय कर लिया था। तो हाँ, वो कॉस्ट ही है, लेकिन वो तब की बात थी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और हमारी जो औकात है, अगर अब हम लोगों से पैसा मांगते तो उनको क्या इंटरेस्ट ऑफर करते तो वो पैसे देने पे राजी होते। हम ये जानना चाह रहे हैं, यानी अभी इस वक्त का हम रेट जानना चाह रहे हैं। फिर से सुन लें, अभी साथ साथ ना लिखे, मुझे पूरी बात पहले बार बार रिपीट कर लेने दें। पहली बात मैंने ये की है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और वो 15% क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, वो पुरानी बात है। हम ये कैलकुलेशन करके देखना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात के मुताबिक अगर लोगों से पैसा मांगते तो कितना रेट देते तो वो पैसे लगाने पे राजी हो जाते। हम ये जानना चाह रहे हैं, अभी करंट रेट जानना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हमें एक अजम्पशन लेके नहीं, हमें नहीं, जिन बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हैं उन बुजुर्गों ने फार्मूले एक अजम्पशन पे क्रिएट किए हैं। जिन बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हैं, ये फार्मूले एक अजम्पशन पे बने हैं। वो अजम्पशन ये है कि हमने पहले कभी डिबेंचर इशू किए थे और हम लिस्टेड कंपनी है, तो वो डिबेंचर मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे। हमने शेयर इशू किए थे तो हमारे शेयर्स ट्रेड हो रहे होंगे। तो जो इस वक्त इनकी मार्केट में प्राइस चल रही होगी, वो मार्केट में बैठे बड़े बड़े प्लेयर्स ने ऐसे कैलकुलेट की होगी। बहुत लंबी बात है, इसलिए बार बार रिपीट करूंगा। पता नहीं क्या कह रहा था मैं। हाँ, नहीं, और पीछे हम जो फार्मूले पढ़ने लगे हैं, ये बुजुर्गों ने जो फार्मूले बनाए। अच्छा, मैं बुजुर्ग इसलिए कहता हूं कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये तो बड़े बुजुर्गों की प्रैक्टिस है। फाइनेंस स्टैंडर्ड नहीं है, फाइनेंस बस सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये जो फार्मूले हम पढ़ने लगे हैं, ये जिन बुजुर्गों ने बनाए हैं, उन्होंने इस अजम्पशन पे ये फार्मूले बनाए हैं कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट की जो प्राइस तय होती है ना डिमांड सप्लाई से, ऐसा थोड़ी है कि सारे लोग आ जाओ, भी सारे आ जाओ, आओ बताओ क्या डिमांड है, क्या, ऐसे थोड़ी प्राइस सेट होती है। कोई 2-3 बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो प्राइस सेट करवा देते हैं। बाकी तो हमारे से छोटे मोटे लोग होते हैं, उसी पे जाकर उतने किलो गोश्त खरीद रहे होते हैं, उतने ही रेट के ऊपर पेट्रोल खरीद रहे होते हैं, उतने ही रेट पे चीनी खरीद रहे होते हैं। रेट तय करवाना तो बड़े बड़े 2-4 प्लेयर्स का काम है ना। तो जो फार्मूले हम लगाने लगे हैं, वो फार्मूले जिन बुजुर्गों ने बनाए हैं, उन्होंने इस अजम्पशन पे बनाए हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो फिर मैं भी टाइम जाया करके बता रहा हूं। नहीं, आपके सिलेबस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है, लेकिन सवालों की हद तक थोड़ी सी वैल्यूएशन भी टेस्ट हो जाती है। वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू निकालना, आपके सिलेबस में नहीं है वैल्यूएशन, लेकिन चूंकि इन फार्मूलों में कहीं ना कहीं उसको सिखाया गया होता है, तो एग्जामिनर कहता है आती तो है, बस ठीक है कर लो टेस्ट। तो सवालों की हद तक थोड़ी सी वैल्यूएशन भी टेस्ट हो जाया करती है, इसलिए कहानी सुना रहा हूं। क्या कहानी सुना रहा हूं? हम जो फार्मूले पढ़ने लगे हैं, ये बुजुर्गों ने बनाए हैं, और बुजुर्गों ने फार्मूले इस असम्पशन पे बनाए हैं कि जो हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, उनकी जो मार्केट प्राइस सेट हुई है, बड़े बड़े प्लेयर्स के एक्शन पे सेट हुई है। उन बड़े प्लेयर्स ने काम ये किया था कि इन्वेस्टर बनके सोचा था उन्होंने कि इससे कल को क्या कैश मिलेगा। क्या मिलेगा इससे कैश? रिमेनिंग 18 साल में हर साल 15% मिलेगा। तो उन लोगों ने इन्वेस्टर बनके सोचा था, किन लोगों ने? बड़े बड़े प्लेयर ने। अभी मार्केट वैल्यू निकालते हुए हमारे डिबेंचर्स का इन्वेस्टर बनके सोचा था कि कल को हमें इससे क्या कैश मिलेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी
किस रेट पे? अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। उनका था कोई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उस पे जो आंसर निकला था, इन बड़े बड़े प्लेयर्स ने कहा बस ठीक है ये डिबेंचर 120 का होना चाहिए, बस ठीक है आज भाई खरीदो 120, तय होगी, हमारी बात तय होगी। दोबारा फिर शुरू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम जो निकालना चाह रहे हैं, पहली बात मैंने ये की है कि हम जानना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात के मुताबिक अब अगर हम ये पैसा लोगों से रेज करते तो अभी के मुताबिक हम क्या रेट उनको ऑफर करते तो वो राजी होते, हम ये जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो फार्मूले लगाना चाह रहे हैं वो फार्मूले जिन बुजुर्गों ने बनाए हैं उन्होंने इस अजम्पशन पे वो फार्मूले डिराइव किए हुए हैं कि हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यूज जिन बड़े बड़े प्लेयर्स ने सेट करवाई हैं उन्होंने कैसे कैलकुलेट की है। इन्वेस्टर बनके सोचा कि कल को कितना कैश उनको मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस रेट पे, जो उनका उस वक्त रिक्वायर्ड रिटर्न चल रहा था, जो आंसर आया ये प्राइस उन्होंने सेट करवा दी मार्केट में। चलें एक बार और बताता हूं। पहली बात मैंने की है कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जानना चाह रहे हैं कि अभी के हालात में हमारी अभी की औकात के मुताबिक अगर अब लोगों से पैसा रेज करते तो कितना रिटर्न उनको देते तो वो राजी होते, हम ये फिगर जानना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम अभी के लोगों का मार्केट रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न जानना चाह रहे हैं। ये पहली बात की है। अगर लगता है आपको इस काबिल के आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख लें, अभी पहले इतना लिख लें फिर पूछिएगा। वो इन्वेस्टर्स हैं ना भाई, वो बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर रिटर्न कमाते हैं। दूसरी बात मैंने ये की है कि हमारे डिबेंचर जो बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हैं वो फार्मूले इस अजम्पशन पे बनाए हुए हैं कि जो मार्केट में डिबेंचर्स और शेयर्स की प्राइसेस चल रही हैं ये सिस्टमैटिकली कैलकुलेटेड है। और वो किस तरह कैलकुलेटेड है कि इन्वेस्टर बनके सोचें तो उनको हमारे डिबेंचर में इन्वेस्ट करके कल को क्या कैश मिलेगा, और उस सारे फ्यूचर कैश फ्लो की उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है डिस्काउंटेड एट जो उस वक्त उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। अब इन दो बातों को अगर मैं मिलाऊं तो हम इन फार्मूलों से कहीं कोई रिवर्स वर्किंग करके इन्वेस्टर्स की उस रिक्वायर्ड रिटर्न को जानना चाह रहे हैं। ये मैंने दोनों बातें मिला दी, अजीब अजीब शक्लें बनाई, दोबारा बता देता हूं। पहली बात मैंने ये की थी कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अभी इस वक्त लोगों की क्या डिमांड चल रही है। हमने तब 15% पे क्यों डिवेंचर इशू कर दिए थे,
उस वक्त डिमांड 15 थी। तो अब अगर हम डिमांड जानना चाह रहे हैं तो या तो दोबारा डिबेंचर इशू करें, भाई नहीं करने ना, अभी जरूरत नहीं है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि अभी लोगों की क्या डिमांड है, तो हम वो जो लोगों की अभी डिमांड है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहना चाह रहे हैं। हम करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाह रहे हैं। और दूसरी बात मैंने इसलिए जोड़ी है कि हम करंट डिमांड तभी जान पाएंगे जब हमें यह यकीन होगा कि ये मार्केट वैल्यूज कैसे निकली हुई हैं। उन इन्वेस्टर्स ने अपनी उस करंट डिमांड के ऊपर ही इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखी है। अगर आपको अभी भी ये सारी डिस्कशन समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको जब सारे फार्मूले करा के उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, उसके बाद दोबारा जब ये बात करूंगा तो कुछ बेहतर पिक्चर बन गई होगी। अभी मुझे इसलिए बताना जरूरी था कि अगर कच्ची कच्ची पिक्चर भी बन रही है तो ही फार्मूलों से पकेगी, इसलिए अभी भी बताना जरूरी था और बाद में दोबारा भी बताऊंगा। अब आप पूछे बेटे, जो पूछ लीजिए। हाँ, हम इन्वेस्टर के रिटर्न को तो ही अपनी नजर से कॉस्ट कह रहे हैं, तो हम इन्वेस्टर का रिटर्न ही जानना चाह रहे हैं कि अभी वो कितना रिटर्न रिक्वायरमेंट लेके दिल की ख्वाहिश लेके बैठा है। हम उसकी दिल की ख्वाहिश ही जानना चाह रहे हैं, उसी को फिर हम अपनी कॉस्ट बोलेंगे। तो ये जो इन्वेस्टर का छुपा हुआ रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना चाह रहे हैं, यही तो बात हो रही है कि वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कहला रहा होगा। क्या नहीं कर सकेंगे? हमारे लेवल का ना हुआ, हम अपना लेवल नहीं देख रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों की इस वक्त मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। हम नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त लोगों की डिमांड क्या चल रही है, हम उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं। ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, बात की बात। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कह रहे हैं जो लोगों की अभी डिमांड चल रही है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो शायद ये बेहतर हो जाए बात। इधर कुछ सवाल पूछ रहा था, चलें अपना फार्मूले लगाते हैं और उन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। पहले करते हैं इक्विटी। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीन चीजें बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डेट। ये तीन चीजें पढ़ाऊंगा। तो पहले पढ़ रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसको फार्मूलों में हम प्यार से के ई लिखा करेंगे, के ई फॉर इक्विटी। क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी के, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, कॉस्ट के लिए, और ई इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के एमएफए लेवल पे भी दो मेथड्स हैं। एक मेथड है डिविडेंड मॉडल और एक है कैपम, CAPM, कैपम। और जिनको स्पेलिंग सही नहीं लग रही कि कैपम तो ये नहीं बन रहा, तो एक्चुअली एब्रीवेशन है, मैंने कैपम नहीं लिखा, एब्रीवेशन है ये बनता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और ये बहुत गहरा मॉडल है, वो गहराई सारी बीएफडी में है। अभी सिर्फ आपको ये चखाने के लिए रखा है इन्होंने सिलेबस में कि फार्मूले की कैलकुलेशन आनी चाहिए, वो चखेंगे तो पता लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के ये दो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। पहले करते हैं डिविडेंड मॉडल। है जी, क्यों निकाल रहे हैं? ये क्यों को छोड़ दें, अभी बस निकाल रहे हैं। आप इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बिजनेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट कर रहा है, इस क्यों को भी रहने दें, बस कर रहा है, कोई होगी जरूरत। डिविडेंड मॉडल के ना दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड पर शेयर दिया करेगी, कंपनी हर साल सेम डिविडेंड पर शेयर दिया करेगी, एक ये सिनेरियो है। और एक सिनेरियो है एनुअल डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट एवरी ईयर। वैसे तो एनुअल लिख दिया था मैंने, लेकिन कमजोर दिल बच्चों के लिए एवरी ईयर दोबारा लिख दिया। जी हो सकता है, लेकिन वो इसमें नहीं कवर हो सकता, वो वैल्यूएशन में हो सकता है, इसमें नहीं। यानी डिविडेंड मॉडल की बस इतनी ही औकात है कि ये इन अजम्पशंस के ऊपर कैलकुलेशन करवा के दे सकता है। अगर से काम नहीं चलेगा तो फिर लोग ये वाला मॉडल यूज करेंगे। डिविडेंड मॉडल की बस इतनी हैसियत है, ये इन दो सिनेरियोज में बस के कैलकुलेट करके दे सकता है। एक सिनेरियो के कंपनी जो डिविडेंड पर शेयर देती है हर साल उतना ही दिया करेगी, और दूसरा सिनेरियो के डिविडेंड हर साल एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगा। हाँ, अरे तो ये मॉडल सिर्फ तब लग सकता है कि अगर उस कंपनी की प्रैक्टिस भी हो और आइंदा वो सेम डिविडेंड देना चाहती हो। और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़े इस वक्त, यानी इस शाख का मतलब ये नहीं कि अब डिविडेंड एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी, नहीं, बस एक प्रैक्टिस बताई हुई है कि वो कंपनीज जो हर साल डिविडेंड देती हैं, आइंदा भी हर साल देना चाहती हैं और सेम रुपीस पर शेयर ही देना चाहती हैं, उन कंपनीज का केई अगर निकालना हो तो इस फार्मूले से निकल सकता है। और अगर वो कंपनीज जो डिविडेंड देना चाहती हैं हर साल, लेकिन उनकी पॉलिसी है कि वे कांस्टेंट रेट से इन्फ्लेशन टाइप डिविडेंड ग्रो करवाती जाएंगी, तो उन कंपनीज का केई ऐसे निकल सकता है। और जिन कंपनीज पे ये नहीं फिट हो पा रहा उनके लिए फिर ये भी है। अब इसमें ये नोट कर लें तो फिर मैं आपको एक एग्जाम नोट, या एग्जाम नोट नहीं करनी चाहिए, कॉमन बात लिखा हूं। अच्छा, ये मैं आपकी अकलमंदी पे एक बात अज्यूम करना चाह रहा हूं। ये डी क्या है? डिविडेंड। कितने अरसे का डिविडेंड? एक डिविडेंड, ये एक डिविडेंड है। एमवी क्या है? किसकी मार्केट वैल्यू? शेयर प्राइस है, क्योंकि हम इक्विटी पढ़ रहे हैं तो शेयर की मार्केट वैल्यू बिल्कुल सही है। D1 D0 ये क्या चीज है? D0 नहीं, पिछला साल नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म कर दिया पूरा। जीरो क्या होता है टाइमलाइन में? तो D0 का मतलब है जो अभी अभी कुछ दिन पहले डिविडेंड दिया था या कुछ दिनों में देने वाले हैं, वो D0 है। और D1 जो आज से साल बाद डिविडेंड देना है, वो D1 है। और चूंकि हर साल सेम रेट पे ग्रो करना है तो हम D1 D0 से निकाल सकते हैं।
1 साल ग्रो कर लेंगे इसको। तो फार्मूले में असल में D1 है, लेकिन ये सिर्फ एक शक्ल इसलिए लिखी है कि सवाल में अगर आपको D0 गिवन हुआ, अच्छा D-1 भी गिवन हो सकता है, तो फिर डबल ग्रो करना पड़ेगा। असल ये है, ये बस सिर्फ एक और शक्ल बना के दिखाइए कि D0 हो तो उसको D1 बना ले, और G क्या है, ग्रोथ रेट है। इतना लिखा, ये फिजिक्स नहीं हो रहा है, यहां तक लिखा। अच्छा, अब आप इन फार्मूलों के नीचे, दोनों के नीचे बेशक एक नोट लिख लें, ये जो इन फार्मूलों में मार्केट वैल्यू यूज हो रही है ना, ये होनी चाहिए करंट एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू। इन फार्मूलों में जो एमबी है वो करंट एक्स डिविडेंड, ई एक्स डैश डिविडेंड, एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। इन फार्मूलों में जो मार्केट वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वो एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। क्या जी? हाँ, पावर 2 लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक्स डिविडेंड क्या चीज है ये समझ लें। अगर एक शेयर मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है और वो इस वजह से बिक रहा है कि डिविडेंड, नहीं, ये जुमला डिलीट, कुछ नहीं। एक शेयर मार्केट में 50 रुपए का बिकना चाहिए। जिस कंपनी का ये शेयर है उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किया है कि हम 4 रुपए डिविडेंड देने वाले हैं, और डिविडेंड देने का जो प्रोसीजर है, बुक्स क्लोज होती हैं और भी फॉर्मेलिटीज है, को महीना 1.5 महीना लग जाता है। चूंकि डिक्लेयर हो चुका कि 4 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, किसको मिलेगा, जो किताबों में शेयर होल्डर होगा। तो अब जब ये बात दुनिया को पता लगी गई है तो ये शेयर मार्केट में टेम्परेरी 54 का बिकने लग जाएगा, क्योंकि जो अब खरीदेगा उसको तो 2-4 दिन बाद 4 मिल ही जाने। असल में इन 4 का इखलाकन हक किसका था, जिसके पास पहले था। तो चूंकि ये सबको बात पता है, तो जो बेचने वाला होगा वो शेयर 54 का बेचेगा, और जो खरीदने वाला होगा उसको पता होगा कि मैं 4 रुपए बेशक ज्यादा दे रहा हूं, अभी कुछ दिनों में मिल जाने। तो इस 4 रुपए को डिविडेंड और इस 54 को कम डिविडेंड प्राइस कहते हैं, और 50 को एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस कहते हैं। यानी वो प्राइस जिसमें डिविडेंड का इंपैक्ट इंक्लूडेड है वो कम डिविडेंड है, और जिसमें नहीं इंक्लूडेड वो एक्स डिविडेंड है। हाँ जी, ये बात लिखी कि नहीं? चलिए कल फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं और